एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस टुडेज सेशन। ठीक है, सो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एक्साइटेड थोड़ी सी इसलिए हूँ, या फिर मैं आपसे बहुत ऐसा होता है ना कि चलिए अब ये खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस अब खत्म हो गया है, तो हमारा मिलना कम हो जाएगा, है ना। तो बस वो एक याद वाली वजह से मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आज चाहती हूँ हम लोग बात करें, हम लोग अच्छे से पढ़ें। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर द सेम एक्सरसाइज। हम चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट with question number 7. चलिए, so what are the benefits of cattle farming? cattle farming के benefits क्या हैं? ऑलरेडी इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां पर हमने समझा है कि किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि कैटल फार्मिंग को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे उसके बेनिफिट्स पूछे गए हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये आता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटल फार्मिंग में। फिर बात आती है ड्रॉट लेबर। ड्रॉट लेबर वो वाले एनिमल्स हो गए हैं जो कि आपके मिल्च नहीं है, यानी कि जो दूध नहीं देंगे, बट ऑन दी अदर हैंड वो आपको देते हैं हेल्प किसमें, एग्रीकल्चर वर्क में, लेबर में, है ना, काटिंग में, इन सब में वो आपको हेल्प करते हैं। सो दे आर अगेन वेरी असेंशियल। लास्ट आता है न्यू वेराइटी दैट आर रेजिस्टेंट टू डिसीजेस। अगर हमें कोई एक ऐसी वेराइटी चाहिए जिसको बीमारियां नहीं हो रही हैं, तो हम वहां पर क्या करवाते हैं, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, सो दैट कि अगर मेरे पास एक ब्राउन स्विस है, यानी कि एक फॉरेन काउ है और एक इंडियन काउ है, तो मैं उसको ब्रीड करवाऊंगी सो दैट कि मेरे पास एक ऐसा वैरायटी आ सके, एक ऐसी ब्रीड आ सके जिसके पास वो ट्रेड्स हों जो कि हमें चाहिए हो, जिसको बीमारी ना हो, जिसकी अंदर दूध देने की क्षमता भी हो, लैक्टेशन पीरियड उसका अच्छा हो, लंबा हो ड्यूरेशन उसका, और साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर में भी काम आ सके। तो ऐसे भी ब्रीड्स हम चाहते हैं प्रोड्यूस करवाना, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कैटल फार्मिंग में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज द कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग में। देखिए इसमें क्या है, पोल्ट्री में या बी कीपिंग में या फिर आपकी जो फिशरी है उसमें वो कॉमन फैक्टर्स क्या है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, बढ़ती जनसंख्या के साथ जो इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है उसमें हमें कुछ 2 से 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। एक होता है इनकी हेल्थ, है ना। आप आंसर अपने आप पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। ठीक है, सो हेल्थ हो सकता है इनका जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटेशन, यानी कि जिस स्पेस में ये रह रहे हैं वो साफ हो, क्लीनिंग हो, साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस, है ना। आप इनको कैसे मेंटेन करते हो, कैसे आपस में इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है। बिकॉज देखो जो कैरेक्टरिस्टिक, मैं बार बार ये बोलती हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो नेचर या बिहेवियर इन एनिमल्स का रहता है, आपने उनको काट के ही खाना है। सो ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस में, उनकी डिसीजेज में, उनकी हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनका मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, आप इन्हें किस तरीके के फार्म्स में रख रहे हैं और कैसे आप इनको भेजते हैं कि आगे जाके, अब जैसे मान लो मैं चिकन की बात करती हूँ, तो चिकन हर जगह ट्रैवल करता है अलग अलग जगहों पे, तो किन कंडीशंस में आप उन्हें ट्रैवल करवा रहे हो, कैसी जगह है, वो साफ है नहीं है, किन लोगों तक आप उनको सेल कर रहे हो, है ना। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इनका खान पान बहुत ज़रूरी है, रेगुलर क्लीनिंग हो गई, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीजेज, यानी कि इनको डिसीजेज नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई डिसीजेज होती हैं तो उसको क्योर कैसे करें। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स जो कि हमें बी कीपिंग में भी, फिशरीज में भी एंड पोल्ट्री में भी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। How do you differentiate between capture fishing and mariculture and aquaculture? तो यहाँ पर आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारी फिश फार्मिंग पर है ऑल टुगेदर। ठीक है, इसमें आपसे सब कुछ उन्होंने पूछ लिया है कि भाई मैरीकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर हो गया या फिर कैप्चर फिशिंग हो गई, तो इन सब में क्या डिफरेंस है। ऑल्सो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन करे हैं उसमें क्वेश्चन हमने ऐसा किया है जिसमें कि हमने कैप्चर फिशिंग एंड योर कॉम्पोजिट फिशिंग उसको बहुत अच्छे से समझा है, आंसर क्वेश्चन भी हमने किया है, प्लस
चैप्टर के वक्त पे भी हमने उसको बहुत अच्छे से समझा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको ध्यान रखें, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करें और उसको अच्छे से पढ़ें भी, ठीक है। चलिए, सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ विद द कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, आपका समुद्र हो गया, इनसे आपने जब अपनी फिशेस को कैप्चर किया है नेट के थ्रू, है ना, मरीन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, कुछ भी ले लो, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। मैरीकल्चर क्या होता है, मैरीकल्चर वो फिशेस का कल्चरिंग है या फिर फार्मिंग है जो कि मरीन फिशेस होती हैं, जो कि अगेन आपको कहाँ से मिल रही हैं, समुद्र से मिल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं रिवर भी लिख देती हूँ, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं रिवर भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये वो हो गई है जो कहाँ से, सी से आपको मिल रही हैं। अब इनको हम यूज कहाँ करते हैं, कमर्शियल, यानी कि इनको ज्यादातर बेचा जाता है फॉर दी डिफरेंट कमर्शियल पर्पसेस इन दी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वाकल्चर का मतलब है नॉट सिर्फ फिशेस, है ना, सिर्फ फिश नहीं लेंगे, बट जितने भी सी फूड जिसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं, अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे पास होते हैं उनकी फार्मिंग करना, ठीक है ना। वाई, बिकॉज दे हैव हाई इकोनॉमिक वैल्यू, जिसमें कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑयस्टर्स, क्रैब्स, इनको यूज किया जाता है, इनके शेल्स को यूज किया जाता है, इनके अंदर से निकले हुए पर्ल्स को यूज किया जाता है ना। ऑयस्टर्स को तो आप जानते हैं। तो इसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको एक्वाकल्चर कहते हैं। वहां पर प्रोडक्शन होती है प्रॉन्स की, लॉबस्टर्स की, फिशेस की, क्रैब्स की, ऑयस्टर्स भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है ना, एक्सेट्रा है, बट आपको पता होना चाहिए। सो बस यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों ने, मैं आपको स्पेस दे देती हूँ इफ यू वांट टू टेक दी स्क्रीनशॉट, बट आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, पढ़ा हो, है ना, और आपको अच्छा भी लगा हो। सो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आगे बहुत सारे इस तरीके के चैप्टर्स या वीडियोस हमारे आते रहेंगे, बने रहेंगे, आपके साथ भी मैं जुड़ी रहूंगी। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मैंने आपके सामने आपके सारे क्वेश्चंस को एक बार ला दिया है। आई होप इट हेल्प्स टू यू गाइस। चलिए, तो अब आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आप लोगों से फिर से नए वीडियोस के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए एवरीवन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।